प्रवेश कर रहे हैं सीएनबीसी आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। स्वागत है आपका इबेक्स कैश स्टूडियो से और आप देख रहे हैं आवाज अड्डा। दुनिया भर के बाजारों में अगर आप नजर डालें, अमेरिका से लेकर हिंदुस्तान तक या वर्ल्ड मार्केट में कहीं पे भी, तो आप देखेंगे एक अजीब सी स्थिति बनी है। बहुत तेज़ कई जगहों पे गिरावट देखने को मिली। कई बाजार ऊपरी स्तरों से जो उनके हाइस थे वहाँ से काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हुए हैं, यानी नीचे आए हैं। तो आप खास तौर पे अगर अमेरिकी बाज़ारों पे नज़र डालें तो वहाँ पे आप देखें जो उनका नैस्डैक है जिसमें टेक्नोलॉजी शेयर्स का समावेश होता है, उस स्टॉक उस इंडेक्स में एक महीने में 14% की गिरावट आ चुकी है। वैसे ही अगर हम डाउ जोन्स को देखें जो वहाँ का बड़ा ओल्ड इकोनॉमी वाला स्टॉक है, उसमें एक महीने में 6% की गिरावट और S&P 500 में 9% की गिरावट आ चुकी है। 10% का करेक्शन रसल 2000 में है जो स्मॉल और मिड कैप इंडेक्स है। इस तरीके के करेक्शन ऊपरी स्तरों से अमेरिकी बाजार में दिखे हैं, जहां अभी सिर्फ सुगबुगाहट है एक कि ब्याज दरें बढ़ रही हैं। फेड ने ऐसी बात सामने रखी है। हम पूरी तरीके से अमेरिकी बाज़ारों से कनेक्टेड हैं। ग्लोबल विलेज में हम रहते हैं, डीकपल्ड की थ्योरी चलती नहीं है। तो जैसे अमेरिका में कोई ऐसी बड़ी खबर या इस तरह की है, यानी इंटरेस्ट रेट साइकिल पलटने की जब खबरें चलने लगी तो उसका असर हिंदुस्तान में भी पड़ा और हम भी पिछले 2 हफ्तों में काफ़ी तेज़ गिरावट हिंदुस्तानी बाज़ारों में देखने को मिली। और इतना बड़े उतार चढ़ाव एक एक दिन में एक एक इंडेक्स में 1200 पॉइंट के आपको अप्स एंड डाउन्स दिखेंगे। ऐसा सिर्फ यूएस में भी नहीं हो रहा, हिंदुस्तान में भी नहीं हो रहा, दुनिया के दूसरे देशों में भी हो रहा है। वहाँ पे भी ऐसे ही एक माहौल दिख रहा है। तो इस बाज़ार को कैसे समझें, कैसे इसको अप्रोच करना चाहिए, इन्वेस्टर्स के मन में बड़े बड़े सवाल उठते हैं। आप अगर कई ग्रुप से जुड़े हुए, तरह तरह के मीम्स बनते हैं, लोग मजाक करते हैं, डर लगता है किसी को। तो इन बाज़ार को समझना ज़रूरी है। इसीलिए हमने आज सोचा कि आवाज़ अड्डा में इस पे बातचीत की जानी चाहिए कि बाज़ार में दरअसल हो रहा क्या ये एक रेड अलर्ट है, करेक्शन जोन में चला गया है। अब अगर 14% गिर गया तो उसके अगली कड़ी 20% जाएगा तो क्या मंदी में पहुंच जाएगा, रिसेशन में है, या एक ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी खड़ी हो रही है उन लोगों के लिए जो बाज़ार में या तो एंट्री करना चाहते हैं या और ऐड करना चाहते हैं अपनी पोजीशंस में। तो उस पर बातचीत हम करने के लिए इकट्ठा हुए यहाँ पे और हमारे साथ 3 बहुत ही जाने माने एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। मैं आपसे उनका परिचय करा दूं। पहले हमारे साथ अजय श्रीवास्तव जी होंगे जो CEO हैं डायमेंशन कंसल्टिंग के। इसके साथ गौतम बेद हमारे साथ जो फाउंडर हैं स्टेलर वेल्थ पार्टनर्स के, और आशीष सोमैया जी हमारे साथ हैं जो CEO हैं वाइट ओक कैपिटल एडवाइजर्स के। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करेंगे कि हम लोग इस बाज़ार को थोड़ा डिटेल में समझ पाएँ और फिर थोड़ा सा भारत में जो घटनाएं होने वाली हैं, जैसे बजट सामने खड़ा है बिल्कुल, उससे क्या सुनना एक्सपेक्ट करना चाहते हैं, और थोड़ा ये भी समझना चाहेंगे कि अगर इसको अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखें तो वो स्टॉक्स या कोई सेक्टर्स जो आप लोगों के रडार पे है, जो आपको लगता है कि आप 40% करेक्ट होने के बाद ये बहुत अच्छा अट्रैक्टिव हो गया है, तो उस पर ही बातचीत करेंगे। गौतम, आप चूँकि अमेरिका में रहते हैं तो वहीं से सारी कहानी शुरू होती है। वहाँ कुछ गड़बड़ाता है, मतलब जैसे कहावत चलती थी ना कि वहाँ पानी बरसा जुकाम यहाँ होने लगता है। तो मुझे ये बताइए कि ये अमेरिका में मतलब 10% 14% के करेक्शन एक इंडाइसेस में हम लोग देख रहे हैं, क्या हो रहा है वहाँ पे, क्यों इतनी घबराहट है? सब कुछ तो मालूम है कि फेड ने कह दिया, पहले ही पूरे साल का कैलेंडर सामने रख दिया था। जरूर नीरज जी। आपके सारे दर्शकों को नई साल के खूब शुभकामनाएं। एंड हमने पिछले डिस्कशन में ये कहा था कि मार्केट इज अ डिस्काउंटिंग मशीन एंड मार्केट्स इस साल 3 से 4 रेट हाइक्स फैक्टर इन कर रहा था। लेकिन पिछले कुछ दिनों में ये भी रूमर चल रहे हैं बाजार में कि जो फेडरल रिजर्व है वो हो सकता है 5 से 7 टाइम इस साल रेट हाइक करें। तो इसलिए मार्केट को में उसको लेके काफी नर्वसनेस है। इसके अलावा एक नई पीड़ा आ गई मार्केट के सामने, वो है रशिया और यूक्रेन के बीच में जो जियोपॉलिटिकल टेंशन हुआ। कि ये है कि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन एक तरफ हो गया है, वो यूक्रेन का साथ दे रहा है, और रशिया और चाइना एक तरफ हो गए हैं, वो एक तरफ आ गए हैं। सो बेसिकली एक वर्ल्ड वॉर का प्रोस्पेक्ट जो रेज हो गया है, इवन दो उसका प्रोबेबिलिटी काफी लो है आज के दिन, लेकिन ये नया अनसर्टेनिटी भी मार्केट को परेशान कर रहा है। और इसके अलावा जैसे हर साल होता है, बजट के ठीक पहले काफी चर्चा और रूमर्स चल रहे हैं बाजार में कि शायद शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को लेके कुछ टिंकरिंग हो सकती है। सो ये 3
जो अनसर्टेनिटी साथ में आ गए हैं, इसकी वजह से मार्केट में काफी करेक्शन आए हैं द लास्ट फ्यू वीक्स। और खास तौर पे ये जो ग्रोथ स्टॉक्स नैस्डैक में जो है आईटी शेयर्स, उसमें बड़ी पिटाई चल रही है, खूब नीचे आ गए। रादर मैं तो कहूँ कि 1 साल के बराबर पे आ गया, पिछले साल लगभग यहीं पे था इंडेक्स नैस्डैक। जी, सो नैस्डैक पिछले 1 साल के स्तर पे आ गया है एंड काफी सारे टेक्नोलॉजी स्टॉक्स अमेरिका में 2018 के लेवल्स पे आ गए हैं एंड इससे पता चलता है कि स्टॉक मार्केट ने काफी स्टॉक्स को बहुत ओवर वैल्यू बना दिया था एंड बहुत सारे स्टॉक्स अगले 5-10 साल की अर्निंग्स को डिस्काउंट कर रहे थे। इसकी वजह से जैसे ही इंटरेस्ट रेट हाइक की चर्चा शुरू हुई, इन स्टॉक्स में डी रेटिंग सबसे पहले शुरू हुई और जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं सबसे पहले पिटाई होती है उन शेयरों की जिनमें कोई अर्निंग्स नहीं है, कोई कैश फ्लो नहीं है, बिकॉज वो सब शेयर्स नैरेटिव और कहानियों पे चलते हैं जब लिक्विडिटी ड्रिवन बुल मार्केट चलता है। लेकिन जैसे ही रियलिटी सामने आती है और इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तब इन शेयर्स में काफी नुकसान हो सकता है निवेशक का। इसलिए हमें हमेशा मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे ध्यान देना चाहिए एंड ग्रोथ पे ध्यान देना चाहिए। बेसिकली वैल्यूएशन एंड ग्रोथ, इन दोनों चीजों पे अगर ध्यान दें तो लॉन्ग टर्म में शेयर मार्केट में अच्छे पैसे बन सकते हैं। लेकिन बुल मार्केट में जो गलतियां होती हैं उसका नुकसान उसके बाद वाले बेयर मार्केट में निवेशकों को होता है। तो बहुत जरूरी है कि लंबे समय के लिए डिसिप्लिन बरकरार रखें और बुल मार्केट में अपने वैल्यूएशन डिसिप्लिन को और क्वालिटी डिसिप्लिन को बिगाड़ना नहीं चाहिए। ये बहुत बहुत जरूरी है। जी अजय जी, मुझे ये बताइए कि क्या बाज़ार एक डेंजर जोन में चला गया है और बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, लोगों के मन में तरह तरह के सवाल उठते हैं कि इतना तेज़ ऊपर नीचे हो रहा है, फ्रॉथ है, बहुत पैसा निकल जाएगा। तो आप थोड़ा एक्सप्लेन करिए कि बाज़ार में इस समय हो क्या रहा है। जैसा देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कोई पहली बार नहीं है कि बाजार ऐसे बड़ा है, गिरा है। ये पिछले दशक में कितनी बार हो चुका है और फेडरल रिजर्व के करते हुए कि इंटरेस्ट रेट के चक्कर में कितनी बार हमने 20 साल के करियर में देखा है कि ये आई है। एक चीज हमें याद रखनी चाहिए कि जब जब इक्विटी मार्केट हिली है ग्लोबली कि पिछले 20 सालों में फेडरल रिजर्व ने आके उसको वापस सपोर्ट किया है। तो ये आप एक रूटीन बन गया है कि उनका साइन होता है, मार्केट गिरती है, फिर फेडरल रिजर्व आता है कि अगर इसको हम लोग कुछ नहीं करेंगे तो बाजार में गिरावट होगी, कंजम्पशन में गिरावट होगी और फिर वो साइकिल अपना लेके चलता है। एक चीज बड़ा क्लियर है कि आज भी प्राइवेट इक्विटी मार्केट उतनी ही वाइब्रेंट है जितनी पहले थी, थोड़ा सा एक्सूबरेंस कम होगा। आज भी निवेशक कमा रहा है, उसको बाजार में कहीं ना कहीं तो डालना है पैसा उसको। दूसरी बात, सबसे बढ़िया बात है कि इसके ऐसे मौके आते हैं ये बताने के लिए आपको कि जल्दबाजी कभी नहीं है, हर शेयर आपको मिलेगा, आपको अपनी प्राइस पे ही मिलेगा और इस ऐसे मौके में आपको खरीदने चाहिए जो आपको पसंद है शेयर। अब आप जैसे तो दुनिया नहीं खत्म हो रही है, ये मार्केट का नियम है, ऊपर आएगा नीचे आएगा, ऊपर आएगा नीचे आएगा, बट ट्रेजेक्टरी जो है मार्केट की नेट ऊपर ही है बिकॉज दुनिया की सारी सेंट्रल बैंक ने पिछले 20 सालों में इक्विटी मार्केट को सपोर्ट किया है और जब जब ये ट्रिगर्स होते हैं, एक्सेसेस गिरते हैं, मार्केट से लोग निकलते हैं, नए एंट्रेंट्स आते हैं, ये सिलसिला चलता रहेगा। इंडिया का सिलसिला थोड़ा अलग है कि हमारी इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही है, तो उसके अंदर में अब देखना है कि हमारी इकोनॉमी में कैसे जान आएगी और अर्निंग कैसे बढ़ेंगी कंपनी में। बिकॉज जितने भी रिजल्ट आए हैं, ज्यादातर डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट आए हैं इस क्वार्टर के अंदर में, तो उसको देखते हुए और इन्फ्लेशन देखते हुए हिंदुस्तान की कंपनी कैसे चलेंगी, इतना चिंता नहीं करिए। ये ऊपर नीचे कई बार हुआ है और आज भी हो रहा है और ये आपको मौका मिलता है आपको फिर एंट्री करने का, जो स्टॉक आप समझ चुके थे कि आपके आगे से निकल चुके हैं। जी, जैसे सर एक नए जमाने वाले बहुत सारे स्टॉक आए थे, वो 50% तक करेक्ट हुए हैं। जब वो आए थे तो बहुत सेलिब्रेट किया गया था उनको और बहुत सारी स्टोरीज़ हम लोगों ने सुनी कि इनको आपको दूसरे तरीके से वैल्यू करना चाहिए। पुराना जो ट्रेडिशनल तरीका है वैल्यूएशन करने का, पीवी मत देखिए, सेल्स देखिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दीजिए उनको। अब वो सब 50% नीचे है, तो क्या अभी बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं क्या वो? देखिए, एक तो है कि अट्रैक्टिवनेस की आपकी अपनी उस पे है कि अगर आपने बजट रखा है कि अपना 10% या 20% पोर्टफोलियो की इकोनॉमी में डालना है तो आप धीरे धीरे डाल सकते हैं उसको। उसकी वैल्यूएशन एक देखिए, चाहे अमेजॉन ले लीजिए, चाहे टेस्ला ले लीजिए, दुनिया में कई बार वो उछाल हुए हैं, कई बार गिरे हैं।
इसमें आपका आर्गुमेंट ठीक है कि इसका वैल्यूएशन पैराडाइम बिल्कुल अलग है, पीज नहीं है तो अब प्रॉफिट ही नहीं है तो पी क्या कैलकुलेट करेंगे आप उसके अंदर में, ठीक है, और इनको एक्स्ट्रा कैपिटल चाहिए हर 6 महीने के बाद में बिकॉज कैश लॉसेज है। बट हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि अपना पोर्टफोलियो इनके बिना रखें, बिकॉज वेदर जो हम कहें नहीं कहें कुछ भी होगा। कंपनियां जैसे लिस्ट हुई हैं, जैसे नायका ले लीजिए या पेटीएम ले लीजिए, जो भी ले लीजिए, वैल्यूएशन अपार्ट एक जरूरत थी मार्केट की जो उन्होंने पूरी करी है। आज भी आप कहें कि इसका पी देख लीजिए, आज भी नेस्ले का पी 80 है, ग्रोथ रेट उनका है 10% से भी कम है, पी है 80 ना। इसका कोई हम कहते रहे नेस्ले बहुत महंगा है, बहुत महंगा है, बहुत महंगा है, पिछले 15 साल से कहते आ रहे हैं हमेशा महंगा है, और वो उतने पे ही पी पे रुका हुआ है, 80 की पी पे, धीरे धीरे 8,000 से 18,000 हो गया। उसी हिसाब से इन शेयर को देखिए कि जो कंपनियां एक निश बना के आई हैं जिसके मार्केट की जरूरत थी और वो चलती रहेंगी अगले 10 से 15 साल और काफी बड़ी होंगी, उसमें अगर आप नहीं जाएंगे तो आप एक बड़ा आई थिंक सेगमेंट मार्केट का छोड़ देंगे इन्वेस्टमेंट के लिए। वैल्यूएशन का तरीका इनका यही है कि आप धीरे धीरे निवेश करिए, मार्केट आपको चांस देता है और इसीलिए करेक्शंस को यूज करिए इन कंपनियों में। ना होने का मतलब है आप फ्यूचर के साथ नहीं है, बिकॉज अगर आपने अभी भी स्टील कंपनियों में ही रखना है, बुरा नहीं है स्टील कंपनियां मेरे पास है, बट अगर उन्हीं से लेके चलेंगे तो अगले 5-7 साल में आपको नहीं मिलेगा। अगर माइक्रोसॉफ्ट नहीं लिया होता, आपने गूगल नहीं लिया होता, अमेजॉन नहीं लिया होता, तो आपका नैस्डैक में रिटर्न नहीं आती। हिंदुस्तान में भी आपने नए शेयर कितने आए हैं, जैसे पीवीआर आया, मल्टीप्लेक्स के अंदर में आया, उससे रिटर्न दिया। टाइटन ने रिटेलिंग चेंज कर दी बिल्कुल ही, तो वो भी एक नया कॉन्सेप्ट स्टॉक था कि लोग क्या ज्वेलरी खरीदेंगे एक ऑर्गेनाइज चेन से, और आज देखिए आज टाइटन ने क्या कमाल किया है। तो ये नए कॉन्सेप्ट आएंगे, इनको एम्ब्रेस करिए। प्राइस कोई भी गिर सकती है, किसी शेयर की गिर सकती है, उससे मत करिए कि ये कंपनी बेकार है। जी आशीष सर, अभी बहुत ज़्यादा डीप कट्स अलग अलग सेक्टर्स में, इंडाइसेस में देखने को हम मिले, और 2021 में नेट एफपीआई का इन्फ्लो करीब 25,000 करोड़ का है नेट, और जनवरी में ही उन्होंने करीब 12,000 करोड़ की सेलिंग कर दी है। 24 तारीख तक की मैं बात कर रहा हूँ। एक साल में जितना आया नेट का, उसमें से लगभग आधा उन्होंने सिर्फ 24 दिन में बेच दिया है। कोई गंभीर बड़ी चिंता है जो हम देख नहीं पा रहे हैं? कोई बड़ा पैराडाइम शिफ्ट हो रहा जो हम समझ नहीं पा रहे हैं? क्योंकि ये जो नॉट ओनली दिस, ये नायका वगैरह निफ्टी के स्टॉक 30% तक कट लेके बैठे हुए हैं। देखिए एक्चुअली फर्स्ट थिंग जो हमको और हमारे निवेशकों को ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी एफपीआई की सेलिंग आ रही है, ऐसा नहीं कि कोई सुबह उठ के डिसाइड कर रहा है कि भाई इंडिया का मार्केट खराब है और यहाँ से हमको निकलना है। आप 2008 का एग्जाम्पल लीजिए, 2020 का एग्जाम्पल लीजिए, कई अन्य एग्जाम्पल्स आप लीजिए, आपको ये ध्यान में आएगा कि जब भी फॉरेनर्स की सेलिंग आती है इंडिया में, खासकर ऐसे कारणों की वजह से जो इंडिया से जुड़े हुए नहीं है, तो वो हमारे लिए एक्चुअली एक मौका बनाते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि जब एफपीआई की सेलिंग आती है और हमारा मार्केट गिरता है, तो हम अपने आप में खामियां ढूंढने लग जाते हैं कि भाई हमारे मार्केट में क्या ऐसा खराब हो गया कि ये सब बेच के निकल के जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यूएस के टेक स्टॉक्स गिर रहे हैं, तो हम अपने भी टेक स्टॉक्स की बहुत ही एकदम माइक्रो इवेल्युएशन कर रहे हैं कि भाई देखो ये सब में ये प्रॉब्लम है। 2 महीने पहले तो कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही थी, लेकिन अभी सबको बहुत सारे प्रॉब्लम्स इसमें नजर आएंगे। तो यूएस में जो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स हैं या कई सारे स्टॉक्स हैं, उसमें 10-12 साल से, देखिए कोविड तो पिछले साल आया, उसके पहले 10 साल से यूएस में तेजी चल रही थी। और हमारे यहाँ पे कोविड के पहले हमारे जीडीपी का ग्रोथ 4% था। एफपीआई फ्लो पता नहीं कितने सालों तक यूएस की तरफ ही पूरा फ्लो जा रहा था और इमर्जिंग मार्केट्स की तरफ कोई देख भी नहीं रहा था, क्योंकि क्या है कि यूएस 21 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। 21 ट्रिलियन की इकोनॉमी 3.5-4% जब ग्रो करती है, तो हमारे जैसे 2-2.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी 4% ग्रो करती है, उसको कौन पूछेगा। तो हम लोगों को फॉरेनर्स जो सेलिंग कर रहे हैं, वो तो अगर टेपरिंग होगी, इंटरेस्ट रेट्स थोड़े बढ़ेंगे, लिक्विडिटी अगर थोड़ी खींचने की बात होगी, तो करेंसी और बॉन्ड मार्केट्स में थोड़ी उथल पाथल जरूर होगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन उसको इंडिया के इक्विटी के साथ एक्स्ट्रापोलेट किया जाए, इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि अगर यूएस में रहकर अगर थोड़ी भी स्लो डाउन आती है, तो अल्टीमेटली उसके बाद इमर्जिंग मार्केट्स के ऊपर थोड़ा अटेंशन आएगा, जो प्री कोविड काफी समय तक एक्चुअली नहीं था, बिकॉज जो यूएस सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मार्केट है वो बहुत ही अट्रैक्ट कर रही थी फ्लोज को। तो आई डोंट थिंक कि एफपीआई सेलिंग की वजह से हमने
अपने मार्केट को इस कदर रिव्यू करना चाहिए कि भाई डाउट बन जाए लोगों के दिमाग में। मुझे ऐसा लगता है कि हमको ज्यादा लोकल फैक्टर्स पे फोकस करना चाहिए, और अगर हमको करेक्शन मिल रहा है एफपीआई सेलिंग की वजह से, तो डेफिनेटली उसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखना चाहिए। और जो भी स्टॉक्स या जो भी सेक्टर्स हमको समझ में आते हैं जो आज हमको 20-30% लोअर मिल रहे हैं, उसको जरूर फिर से देखना चाहिए। लेकिन आशीष सर, जिसने बनाया था वही बिगाड़ा, मतलब ये चला भी तो मार्केट उसी लिए था कि बहुत पैसा आया, लिक्विडिटी ड्रिवन रैली थी। आप कह रहे हैं कि लोकल फैक्टर देखिए, अब लोकल फैक्टर में तो मतलब बहुत कुछ क्या देखें, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा कैपेक्स नहीं किया प्राइवेट कंपनीज ने, बहुत अच्छी अर्निंग ग्रोथ नहीं है। अर्निंग ग्रोथ इस लिहाज से दिख रही है क्योंकि उन्होंने अपना डेट बहुत कम कर लिया, बैलेंस शीट हल्की कर ली है, ये सारे काम कर लिए हैं। तो लोकल फैक्टर में क्या क्या देखें, मतलब अभी तो हमको लगता है लिक्विडिटी ही देखनी चाहिए खाली। नहीं, मैं क्लैरिफाई करता हूं आपको। अगर आप 2020-2021 की लिक्विडिटी अगर बात करें तो इंडिया केवल एक ऐसा इमर्जिंग मार्केट है जिसमें 2020 और 2021 दोनों सालों में एफपीआई फ्लो नेट पॉजिटिव रहा। जैसा आपने बताया, बात सही है कि टुवर्ड्स 2021 के एंड आते आते थोड़ा फ्लो निकल गया, तो जितना बड़ा नंबर हो सकता था उतना बड़ा नंबर अल्टीमेटली क्लोजिंग में दिखा नहीं। लेकिन 2020-2021 दोनों कैलेंडर ईयर में पॉजिटिव फ्लो वाला इंडिया इकलौता मार्केट है। जैसे बताते हैं लिक्विडिटी ड्रिवन रैली है, लेकिन हर इमर्जिंग मार्केट में नहीं है। साउथ कोरिया, ताइवान, वियतनाम, इंडोनेशिया, कई सारे मार्केट्स आप ले लीजिए, दोनों सालों में ज्यादातर मार्केट दोनों सालों में नेट नेगेटिव है। और इंडोनेशिया और ब्राजील मेरे ख्याल में कमोडिटी ड्रिवन है, तो वो 2021 में पॉजिटिव है लेकिन 2020 में नेगेटिव है। तो ऐसा नहीं है कि ये लिक्विडिटी की वजह से हर किसी मार्केट, इंडिया को थोड़ा एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिला है। स्पेशल ट्रीटमेंट मिलने के काफी कारण हो सकते हैं। शायद ये जो काफी इस पे चर्चा हुई है, चाइना प्लस वन है, जो बोलते हैं कि सप्लाई चेन वगैरह के ऑल्टरनेट एवेन्यूज ढूंढे जाएं, अपना प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स है, गवर्नमेंट को रिफॉर्म ओरिएंटेड लाइट में देखा गया है। आईटीईएस में पूरी रिवाइवल हुई है बहुत बड़ी। पहले नैस्कॉम बताया था कि 5% का डॉलर ग्रोथ होगा, वो सारे के सारे आप आजकल देखिए पूरे फोरकास्ट चेंज हो गए हैं। रियल एस्टेट सेक्टर में आपको रिवाइवल दिख रहा है। तो काफी सारे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से इंडिया को अलग ट्रीट किया जा रहा है। लेकिन अगर आप लिक्विडिटी का डेटा देखें तो ऐसा नहीं है कि हर इमर्जिंग मार्केट में इतना पैसा है। करेक्ट। अच्छा, कुछ मैं नंबर्स रखता हूँ, थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे टॉप जो बिल्कुल रैंक कंपनीज मानी जाती हैं, जैसे फार्मा एक बहुत अच्छा सेक्टर था जिसने बहुत ही बढ़िया रिटर्न कमा के दिया पिछले 2 सालों में, लेकिन डॉक्टर रेड्डीज अपने हाई से 22% नीचे है। और डिवीज लैब जो स्टार परफॉर्मर था वो हाई से 25% नीचे है। ये वो स्टोरीज है जिनको हमने सेलिब्रेट किया था। इंडसइंड बैंक 30% नीचे है, और जो एक स्टॉक है जिसकी हम बहुत चर्चा करते हैं, इंडिया मार्ट, वो लगभग 40% के आसपास अपने हाई से नीचे आ गया है। ये वो स्टोरीज थी जिनको हमने नए ज़माने की स्टोरीज या केमिकल, चाइना प्लस वन, फार्मा, कोविड, इन सब से जोड़ के देखा था। गौतम, मुझे ये बताइए कि ये सारी इतनी अच्छी स्टोरीज भारत में बन रही थी, तो फिर ये एफआईआईज का क्यों इतना मूड खराब रहता? अप्रैल से कंटिन्यूअस वो सेलर है, व्हाई? वही पुरानी टेम्पलेट नहीं रहती। जब भी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं, डॉलर अप्रिशिएट करता है, तब सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स, नहीं, अप्रैल में थोड़ी बढ़ गया था, अप्रैल से लगातार बेच रहे हैं भाई वो तो। अप्रैल से बेच रहे हैं, लेकिन मेरी नजरों में इंडिया की ग्रोथ स्टोरी अभी भी एकदम रोबस्ट है एंड लॉन्ग टर्म स्टोरी कुछ बदली नहीं है, बल्कि इंप्रूव ही हुई है। हमारे पास बहुत सारे पॉजिटिव फैक्टर्स इन आवर फेवर, बट एफआईआईज जो बिकवाली कर रहे हैं, इट कैन बी फॉर एनी रीजन, राइट? उनके एनी शॉर्ट टर्म टेक्निकल रीजंस हो सकते हैं, बट हमें एज इन्वेस्टर सिर्फ अपने इंडिविजुअल कंपनीज में फोकस करना है। हम बार बार एफआईआईज के बारे में सोचते रहते हैं वो बिकवाली कर रहे हैं, लेकिन जैसे आशीष जी ने कहा, जब कोई एक्सटर्नल रीजन या मैक्रो रीजन की वजह से या एफआईआई सेलिंग की वजह से अच्छे शेयर्स के दाम गिरते हैं, तब इन्वेस्टर्स को बहुत बढ़िया मौका मिलता है। क्योंकि अगर फंडामेंटल्स इंप्रूव हो रहे हैं और शेयर प्राइस गिर रहे हैं, इसका मतलब रिस्क रिवॉर्ड और बेहतर होते जा रहे हैं इन्वेस्टर्स के लिए। तो हमें बेसिकली उन इन्वेस्टमेंट्स में फोकस करना चाहिए जहां पे माइक्रो इकोनॉमिक्स आउटकम को डिटरमाइन करने वाली है। क्योंकि अगर हम ये एफआईआई सेलिंग, इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन इस वेब में खो जाएंगे तो फिर हम अच्छा इन्वेस्टिंग कर नहीं पाएंगे। तो हमें प्राइमरीली फोकस करना चाहिए बॉटम अप कंपनी स्टॉक पिकिंग पे ही, बिकॉज वही एक नॉलेज है, वही हमें कन्विक्शन देगा कि इन करेक्शंस और बेयर मार्केट्स के टाइम में हम डट के रहें और लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग का मैजिक को एंजॉय कर सकें। जी अजय सर, मैं कुछ और नाम लेता हूं जो हम लोगों ने भी थोड़ी चर्चा की, लेकिन जैसे कार्ट रेट 55%, पेटीएम 53%, पॉलिसी बाजार 47%, नाइका 40%,
फिनो पेमेंट बैंक 33%, ये सब ऊपर से नीचे आ गए हैं। थोड़ा बड़ी वाली में आप देख लीजिए, स्ट्राइड फार्मा 54%, स्पंदना स्फूर्ति 52%, मास फाइनेंशियल, ये सब वो स्टॉक थे जिन्होंने बहुत गया। और बड़े नाम भी हैं, HDFC AMC 28% फ्रॉम 52 वीक हाइज, IGL और MGL जैसे स्टॉक भी 25% करेक्ट हो चुके हैं। SBI कार्ड जैसा स्टॉक जिसने अच्छे रिजल्ट भी दिया 18% नीचे है। मेरा सवाल ये है कि जब इस तरीके के नंबर्स हम देखते हैं तो जो भरोसा होता है रिटेल इन्वेस्टर का वो थोड़ा सा डगमगाता है कि इतना अच्छा स्टॉक है डॉक्टर रेड्डीज और डिवीज लैब, ये ऊपर से इतना 20-25% करेक्ट हो गए। क्या इनके अंदर की स्टोरी बदल रही है? क्या इनका अट्रैक्टिवनेस खत्म हो रहा है? क्या अब लोगों को क्यों नहीं अच्छे लग रहे, जो पहले बहुत बड़े बड़े इसमें टारगेट्स देते थे कि अरे ये तो चाइना +1 की स्टोरी है, डिवीज लैब से ज़्यादा तो जानकारी या तो उनके प्रमोटर को मालूम है वो केमिस्ट्री, या फिर वो जो कंपनी उसको मालूम होगी। तो ये सब स्टोरीज अब क्यों इतना 30% नीचे? देखिए, दो चीजें हैं, बड़ी क्लियर हैं दो चीजें। आप किसी की भी कंपनी का रिजल्ट देख लेंगे, जैसे HDFC AMC आया रिजल्ट फ्लैट, बिल्कुल 8% रिडक्शन है प्रॉफिट का उसके अंदर में, बिकॉज वो अपना मार्केट शेयर लूज कर रहे हैं। आप डिवीज को देखेंगे तो उसका भी मार्केट शेयर लूज हो रहा है, और कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल जो दुनिया के अंदर में सबसे इंक्रीज हुआ है, केमिकल्स में सबसे सारे फार्मा सेक्टर में इंपैक्ट आया है। और एक चीज आप याद रखिए कि इंडियन की इकोनॉमी के अंदर में सिर्फ ग्रोथ 5% चल रही है इस समय। 5% ग्रोथ में के अंदर में कंपनियां कितना ग्रो कर लेंगी, कितना मार्केट शेयर एक दूसरे से लेके चलेंगी। तो अंडरलाइंग इकोनॉमी जो है वो तो 5% 6% ग्रोथ रेट पे ही चल रही है। आपका GDP आज भी 2019 के बराबर अब पहुंचने वाला है शायद। तो कंपनियां कहां से अपना डिमांड बढ़ा लेंगी, ये हमें रियलिटी देखनी है। दूसरी बात है, हाइज से देखने से फायदा नहीं है। हाइज तो कई भी रीजन के लिए हो सकता है, जैसे आपने कहा कि अच्छा रिजल्ट आया या अच्छा न्यूज आया, किसी दिन मार्केट बढ़ गया। देखना यह है कि ये अगले 3 साल तक कंसिस्टेंटली ये कंपनियां क्या करेंगी, बिकॉज हाई से देख के तो फिर या तकलीफ भी हो सकती है और एक तरीके से लुभाव भी हो सकता है कि यार हाई से इतना गिर गई है तो फिर हमें को तो एंट्री करनी चाहिए। बट दोनों ही डेंजर ये है कि आपको देखना ग्रोथ कहां से आने वाली कंपनी में। आप जैसे फार्मा कंपनी देख रहे हैं, रुपी डॉलर तो आपका स्टैटिक है, इनकी बिगेस्ट अर्निंग आती थी रुपी डिप्रिसिएशन से। अगर रुपी डिप्रिशिएट नहीं करेगा तो 4 से 5% अर्निंग तो वैसे ही उनकी चली गई उसके अंदर के अंदर। डिमांड इंडिया की नहीं बढ़ेगी, 5% ग्रोथ रेट में कितनी डिमांड बढ़ जाएगी, चाहे फार्मा ले लीजिए, चाहे स्टील ले लीजिए, चाहे कोई भी सेक्टर ले लीजिए। और हिंदुस्तान लीवर कह रहा है इसी बात को कि डिमांड नहीं है मेरे पास में। तो जो निवेशक ने बेचा है, जो दाम नीचे आए हैं, उसका एक रीजन है कि जो हमें उम्मीद थी इकोनॉमी की ग्रोथ की वो नहीं हो रही है, और जो हो भी रही है ग्रोथ वो उस सेक्टर के अंदर ग्रोथ हो रही है जैसे जिसे हम कहते हैं 2 व्हीलर घट रहा है और लैम्बोर्गिनी बढ़ रही है। तो अगर आप लैम्बोर्गिनी की सेल से इकोनॉमी को देखेंगे तो बहुत बढ़िया होनी चाहिए, 80% ग्रोथ रेट है। 2 व्हीलर की सेल से देखे चलेंगे तो डी ग्रोथ है 18% की। आप देख लीजिए कि अगर कंपनियां 2 व्हीलर की 18% डी ग्रोथ में इकोनॉमी में चल रही हैं तो उनका परफॉर्मेंस कैसे अच्छा हो सकता है, उनकी शेयर प्राइस कैसे अच्छी हो सकती है। मुझे ध्यान है कि फरारी की सेल 23% थी तब जब पैंडेमिक में लॉकडाउन था। तो उससे ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि इकोनॉमी, इवन मर्सिडीज बहुत बिकी है, अपने हिंदुस्तान में बिकी है। फरारी को तो छोड़िए, हिंदुस्तान में मर्सिडीज बहुत बिकी है इस पूरे लॉकडाउन के दौर में। तो वैल्यू तो दिख जाएगा आपको कि 2 व्हीलर नहीं बिक पा रहे हैं, उसकी तकलीफ हमको 2 व्हीलर बिकेंगे तो लगेगा कि इकोनॉमी चली है हमारी। सर यही तो मैं आपको लाना चाहता। देखिए हीरो मोटो 23% डाउन है। हीरो मोटो, बजाज ऑटो, TVS मोटर्स या और तमाम जो रूरल इकोनॉमी या Tier 2, Tier 3, Tier 4 सिटीज़ में जो डिमांड के थ्रू चलती हैं वहाँ दिक्कत है। कंपनी बहुत अच्छी है, डेट फ्री है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बावजूद बहुत कैश रिच है, वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव है, फिर भी निवेशक नहीं जा रहे हैं। आशीष जी, आप क्यों नहीं खरीद रहे हीरो मोटो? मतलब नॉट नेमिंग कंपनी, बट ऐसे अट्रैक्टिव वाली कंपनियां क्यों नहीं खरीद रहे हैं आप लोग? हम लोग आमतौर पे जैसे 2 चीज देखना चाहिए इसमें। एक, आपका सवाल डायरेक्टली जो है कि हम लोग क्यों नहीं खरीदते, तो हमारे पोर्टफोलियो में एक्चुअली काफी सारे जिसको हम बोलते हैं कि इंटरनल कंबशन इंजिन्स हैं, ये काफी सारे ऑटो एंसिलरीज, ये इसमें ईवी का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये सब चीजों को लेकर के जैसे हम बोलते हैं कि डिस्काउंटेड कैश फ्लो करते हैं तो काफी सारी वैल्यू तो टर्मिनल वैल्यू में आती है। तो जिसका फ्यूचर अगर बहुत लंबा कभी न कभी ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, जो क्लियरिटी नहीं है, इसकी वजह से ऑटो कंपनीज है नहीं पोर्टफोलियो में। बट मैं समझता हूँ आपका सवाल ज्यादातर रूरल डिमांड को लेकर के है
तो ये बात तो सही है कि जो के शेप रिकवरी या जो आप बात कर रहे हैं, जैसे कि मारुति नहीं बिक रही है, लैम्बोर्गिनी या मर्सिडीज बिक रही है, वो डेफिनेटली एक कंसर्न है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो कैसे ये जो अभी जो हमको रिवाइवल थोड़ा बहुत जो देखने को मिल रहा है, कैसे ये टीयर 3 टीयर 4 कैसे स्पेंडिंग को एनकरेज किया जाए, कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाए, ताकि जो भी रिवाइवल दिख रहा है इसको सस्टेन किया जाए। सो डेफिनेटली कुछ एरियाज ऐसे हैं जिसमें अभी भी बड़ा लैग है, और वो जरूर समझ में आता है कि वो एरिया ऑफ कंसर्न कहा जाएगा। ओके अच्छा आशीष सर, आप लोग तो बहुत सारे मैनेजमेंट से मिलते रहते हैं और बहुत सारी बातचीत करते हैं, क्या उन लोगों की चिंता है या उनके अंदर बेफिक्री है एकदम ब्याज दरों को लेकर के, कोई दिक्कत उनको लगती है, या गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी को लेकर के उनको बड़ा उत्साह है रहता है? उनकी बातचीत से आप क्या सेंस निकालते हैं इस वक्त को देखते हो? क्योंकि एक चीज़ हम लोगों ने भी बातचीत में इस्टेब्लिश की कि रियल इकोनॉमी में थोड़ी प्रॉब्लम है, वहाँ से पैसा आया था और पैसा चला गया, तो जिसने बनाया था वही बिगाड़ रहा है। हमारे अपने उसमें इनपुट बहुत कम है, रियल ग्रोथ नहीं हो रही, डिमांड नहीं है रूरल इकोनॉमी में, और उसके लिए पता नहीं कितने सारे आपको फिस्कल स्टिमुलस और देने पड़े। तो जब मैनेजमेंट से आप लोग बातचीत करते हैं तो उनको क्या लगता है, वो कैसे जज करते हैं इसको? नहीं, ये फ्रैंकली जैसे आप कभी मीडिया में भी आप काफी सारा लिटरेचर पढ़ते हैं या रिसर्च पढ़ते हैं, कई जगहों पे ये बात होती है कि के शेप रिकवरी है, कि जैसे अर्बन एरियाज में ग्रोथ हो रही है, रूरल में नहीं हो रही है। डिजिटाइज्ड और लार्ज कैप ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में ग्रोथ हो रही है, लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है उसके ऊपर अभी भी थोड़ा मार पड़ रहा है। तो ग्रोथ में जो डिस्पैरिटी है वो तो हर जगह पे लोग बिल्कुल बताते भी हैं और वो नजर भी आती है। अगर आप देखते हैं जैसे सेक्टर्स हैं, तो सेक्टर्स में भी, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अभी कहीं पे आया था कि जो रियल एस्टेट है, रेजिडेंशियल रियल एस्टेट है, इसकी 40% डिमांड आईटी और एनआरआई से आती है। तो ऑब्वियसली ये भी एक ऑर्गेनाइज्ड का जरिया है कि आईटीआईटीएस में हायरिंग हो रही है, वेज ग्रोथ हो रहा है, तो कहीं पे आपको दिख रहा है कि रेजिडेंशियल रियल एस्टेट में रिवाइवल हो रहा है, वो भी सिटीज में हो रहा है। सो डेफिनेटली आप कंपनीज का रिजल्ट देखिए, कमेंट्री देखिए, दूसरे भी रिसर्च देखिए, तो ये बात सही है कि ग्रोथ में डिस्पैरिटी है, और जरूर सस्टेन करने के लिए ये ग्रोथ को स्प्रेड करना, जैसे कि गवर्नमेंट की तरफ से इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, रूरल इकोनॉमी को सपोर्ट करना या स्टिमुलस, जैसे एनआरईजी, ऐसे ये सारे जो आउटले हैं इनके, इसको सपोर्ट किया जाए। सो काफी सारे एरियाज हैं जिसमें एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि कुछ आगे जाके सुनने को मिलेगा। मतलब प्रॉस्पेरिटी का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, इक्विटी नहीं है ग्रोथ में, ये एक दिक्कत खड़ी होती है। अजय सर, एक सवाल और, जैसे अभी एक रियल एस्टेट का जिक्र आया, पिछला बुल रन याद करिए जब रियल एस्टेट में धुआंधार तेजी हुई थी ना, 10-10 गुना हो गए थे, 20-20 गुना हो गए थे। तो एक तो जो रियल बायर है जिसको खुद घर खरीद के रहना है, 20 साल के लिए लोन लेना है, और एक इन्वेस्टर आते हैं बड़े पैमाने पे, तो वो जो एक बुल रन था वो इन्वेस्टर की वजह से बहुत था, 10-10 फ्लैट बुक करे और पूरी बिल्डिंग एक झटके में बिक गई। रियल बायर कम थे, इन्वेस्टर ज़्यादा थे, तो वो एक तरीका भी होता है, वो ड्राइव हुआ, उसने बड़ी रैली दिखाई। आज की तारीख में बहुत सारे बिल्डर्स से हम लोग जब बातचीत करते हैं नतीजों के सिलसिले में या किसी और सिलसिले में, तो ये अभी एकदम स्पष्ट तौर पे कि इन्वेस्टर नहीं है, केवल रियल बायर है अभी जो मकान खरीद रहा है, जिसको रहना है अपने लिए। तो लेकिन जो जिस तरह से भाग रहा है रियल एस्टेट सेक्टर, ये बिल्कुल वो आपकी कहानी याद दिला रहा है कि नहीं, अब तो इन्वेस्टर भी दुबई से आ गया है, 20 फ्लैट उसने बुक कर लिए हैं फलानी जगह पे। ये फ्रॉड क्रिएट हो रहा है, आपको लगता है? नहीं, सर एक्चुअली ऐसा, हाँ सॉरी प्लीज कंटिन्यू। नो सही, देखिए रियल एस्टेट में, एक मिनट, मैं पहले अजय जी से इसका जवाब लेना चाहता हूँ। अजय जी। हाँ, देखिए रियल एस्टेट में फ्रॉड नहीं है इस समय। फ्रॉड इसलिए नहीं है बिकॉज लोगों के हाथ काफी जल चुके हैं और यूनिट वैल्यू बहुत ज्यादा हो चुकी है। अब ये जब से नया लॉ आया है जीएसटी का कि आप अगर ऑक्युपाइड आप रेडीमेड फ्लैट लेंगे तो आपको जीएसटी देना पड़ेगा, उससे लोग भी रेडीमेड फ्लैट खरीद रहे हैं। बुकिंग वाले बहुत कम हो चुके हैं, लेकिन बहुत कम बुकिंग का कॉन्सेप्ट बहुत कम रह गया है। अब तो जिसको 3 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ रुपए लगाना है तो उसके लिए फिर इन्वेस्टमेंट नहीं रहता, उसके लिए बड़ा डिसीजन हो जाता है। तो एक तो जो बुकिंग वाली मार्केट थी वो ऑलमोस्ट जीएसटी के चक्कर में खत्म ही हो चुकी है मार्केट। वो तो प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि इंडियन रियल एस्टेट कंपनी ने आज तक किसी निवेशक को रिटर्न दिया ही नहीं है। ट्रेडर को शायद पैसा बनाया है उन्होंने, बट आप 15 साल देख लीजिए, 20 साल देख लीजिए, कौन सी रियल एस्टेट कंपनी है जिसने शेयर होल्डर को रिटर्न दिया? इंडियन निवेशक की प्रॉब्लम यही रही है कि
प्रॉपर्टी कंपनी इंडिया की स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट रही हैं, कभी भी इन्वेस्टमेंट थीसिस पे नहीं चली हैं, और उसी लिए रिटेल पब्लिक ने हमेशा नुकसान उठाया है, बिकॉज वो घुसता है जो स्पेकुलेशन पीक पे होता है, और जब वो नीचे आता है तो वो उसके पास में कोई चारा नहीं है बल्कि निकलने के लिए। तो हमारा तो ना हम इन्वेस्ट करते हैं इन कंपनियों में, ना हम एडवाइस करते हैं किसी को, बिकॉज इन प्रमोटर ने आज तक किसी को रिटर्न दिया ही नहीं है। एक सेक्टर आता है, 1 साल के अंदर में थोड़ा बहुत रिटर्न आ जाती है, उसके बाद 5 साल 7 साल तक बिल्कुल सूखा चलता है इन्वेस्टर्स के लिए। तो सेक्टर ठीक कर रहा है, बट निवेशक ठीक करेगा इसकी उम्मीद कम है हमको ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए। और आज देख भी लीजिए परफॉर्मेंस इन कंपनियों की कोई शेयर मार्केट में इतनी ज्यादा नहीं आई है कंपेयर टू बाकी अदर कंपनियों की। जी आशीष जी, आपको जोड़ना चाह रहे थे इसमें? जी नहीं, मैं भी अजय जी से जो उन्होंने बताया वही मैं कह रहा था कि एक्चुअली फ्रॉथ नहीं है, इन्वेस्टर्स है, क्योंकि इसके पे फ्रॉथ नहीं है, जेन्युइन बायर्स हैं। क्योंकि इसके पहले 10 साल तक तो इन्वेस्टर, अजय साहब शेयर्स की बात कर रहे थे, मैं एक्चुअल फिजिकल रियल एस्टेट की बात कर रहा हूँ कि फिजिकल रियल एस्टेट में भी अगर आप एडजस्टेड वैल्यू देखें तो 10 साल में इन्वेस्टर्स का पैसा नहीं बना है जो फिजिकल एसेट्स लेके बैठे थे। अब क्या है कि बड़े समय बाद एक लिक्विडिटी आई है और जेन्युइन डिमांड आ रही है, तो बहुत लोग पूरी इन्वेंट्री खाली करके निकल रहे हैं। और ये अभी शुरुआत हुई है, पिछले महीने 2-3 महीने में ऐसा दिख रहा है कि भाई नए प्रोजेक्ट्स की भी बात हो रही है। लेकिन उसके अलावा अगर आप देखिए तो इतने रिकॉर्ड लो होम लोन रेट्स है। फिर क्या है कि बैंकों को किसी न किसी तरीके से क्रेडिट ऑफटेक भी बढ़ाना है, इसलिए ये लोग बहुत डिस्काउंट्स, इंटरेस्ट रेट काफी घटा दिए हैं। काफी इस पे जोर है कि होम लोन ग्रो किया जाए। इसकी वजह से रियल एस्टेट प्राइसेस डाउन है, होम लोन के रेट्स कम है। और आप देखिए तो अगर आप आज एक कोई होम लोन लेने जाता है और अपने टैक्स बेनिफिट्स जोड़ता है तो टोटल जो उसका इंटरेस्ट रेट है वो गवर्नमेंट बॉन्ड से भी नीचे, मतलब गवर्नमेंट जिस रेट पे बोरो करती है उस रेट के नीचे तो लोग होम लोन में बोरोइंग कर रहे हैं, अगर आप टैक्स बेनिफिट को जोड़ लें तो इन चीजों की वजह से थोड़ी जेन्युइन डिमांड वापस आई है। बट फ्रॉथ, मैं सहमत हूँ कि फ्रॉथ तो अभी कोई प्राइसेस में, घरों के प्राइसेस में तो नहीं है। प्राइस सारा स्टेबल है। हालांकि एक बड़ा इंटरेस्टिंग इसमें एक है कि आईटी चलता है तो रियल एस्टेट भी चलता है, क्योंकि सैलरी का बेसिक ब्रैकेट वहाँ थोड़ा ज़्यादा होता है। और ये पिछले वाले में भी बहुत था कि वो बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली बहुत हुआ था। एक मुझे छोटा सा ब्रेक लेना, लेकिन ब्रेक के बाद मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूँ कि क्या इस वक्त बाज़ार में आपको लगता है कि अट्रैक्टिव हो गया है? जैसे अभी आप लोग चर्चा में कह भी ना कि बहुत अट्रैक्टिव हो गए हैं कुछ चीज़ें, कुछ सेक्टर्स, कुछ स्टॉक्स। अगर आपको लगता है कि हाँ ऐसा है तो क्या है और क्यों है? नहीं लगता है तो फिर मैं बजट पे जाऊंगा। लेकिन मुझे लगता है कि दर्शक जो लोग ये शो देखते हैं उनको मन में ज़रूर रहता है कि आप इतनी सारी जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आप थोड़ा सा उसको और नैरो डाउन करके मुझे ये बता दीजिए कि अच्छा ये चीज़ अट्रैक्टिव है तो इस पर हम नज़र बनाए रखें कम से कम। ब्रेक के बाद इस पर थोड़ी बात करेंगे। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और बातचीत हो रही है आज आवाज़ अड्डा में मार्केट की, और मार्केट को लेकर अभी हमने काफ़ी चर्चा की कि उसके इतने ज़्यादा उठापटक के रीजंस क्या हैं, इंटरनल्स क्या है और कैसे आगे की गाड़ी बढ़ेगी। तो एक चीज़ निकल के आई कि करेक्शन कई बार अच्छा होता है, हेल्दी होता है और वो मार्केट को दुरुस्त करता है। तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि क्या इस फॉल के बाद कुछ पॉकेट्स, कुछ सेक्टर्स, कुछ स्टॉक्स बहुत अट्रैक्टिव हो गए होंगे, आप लोगों को लगते होंगे। अगर लगते हैं तो वो क्या है और उसमें आपकी स्ट्रेटजी क्या है, आप कैसे अप्रोच करें? गौतम आप शुरू करिए। आपको लगता है कि बहुत अट्रैक्टिव मार्केट हो गया इतना कमजोरी के बाद? नीरज जी, जिन शहरों में अर्निंग्स ग्रोथ बहुत अच्छी आई है इस क्वार्टर और जहां पे मैनेजमेंट कमेंट्री बहुत स्ट्रांग है, अगर उनके शेयर प्राइस गिरे हैं बिकॉज ऑफ दिस करेक्शन, वहां पे काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है इन्वेस्टर्स के लिए। मैं एक उदाहरण देता हूँ यहाँ पे। आईसीआईसीआई बैंक ने बहुत बढ़िया रिजल्ट्स रिपोर्ट किए और गाइडेंस भी काफी अच्छी है, आउटलुक बहुत अच्छा है, बैंकिंग सेक्टर में टर्न अराउंड भी चल रहा है। लेकिन क्योंकि बाजार काफी जोरों से गिरा था, इसलिए आईसीआईसीआई बैंक का स्टॉक प्राइस भी इतने अच्छे रिजल्ट्स के बाद भी ज्यादा रिएक्शन नहीं दिया, बल्कि थोड़ा घटा। तो ऐसे मौके मिलते हैं इन्वेस्टर्स को करेक्शंस में। ये स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, हम ये अपने फ्लेक्सी कैप स्मॉल केस में होल्ड करते हैं, लेकिन दिस इज द वे टू गेट वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज इन मार्केट करेक्शंस। बेसिकली जहां जहां अर्निंग्स ग्रोथ बहुत स्ट्रांग है लेकिन मैक्रो रीजन की वजह से शेयर प्राइस घट रहे हैं, वहां पे अपॉर्चुनिटीज काफी अच्छी बनेगी। इसके अलावा हमारे पिछले डिस्कशन में मैंने कहा था काफी सेक्टर्स पे हम बुलिश हैं, रियल एस्टेट, बैंक्स, ऑटो, और उसमें अब एक नया सेक्टर भी हम अब एनालाइज कर रहे हैं काफी एनर्जी के साथ, वो है कैपिटल गुड्स। बिकॉज
अगले 5 से 7 साल के लिए हमें काफी बड़ा केपेक्स साइकिल दिख रहा है. सो कैपिटल गुड्स में भी जो इंडस्ट्रियल कंज्यूमेबल स्टॉक्स हैं जिनका रिपीट यूजेज होता है, मेरे ख्याल से उनको काफी गौर से स्टडी करना चाहिए, क्योंकि वहां पे काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी बैठ सकती है. अगर आपको नाम लेके कोई एग्जांपल से समझा सके कैपिटल गुड्स में खास तौर पे. सो एक कंपनी जो हम अभी एनालाइज कर रहे हैं, इसका नाम है पिक्स ट्रांसमिशन, एंड इस कंपनी ने हाल ही में ही अपना कैपेसिटी एक्सपेंशन प्रोग्राम कंप्लीट किया है. उनकी कैपेसिटी 50% बढ़ने वाली है, और जो नई कैपेसिटी आएगी उस पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इनकी एग्जिस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड से बेहतर होने वाली है. सो इन्वेस्टिंग में जब भी किसी कंपनी की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लो लेवल से हाई लेवल तक जाती है, तो उसमें मैक्सिमम इंट्रिंसिक वैल्यू क्रिएशन होता है और काफी वेल्थ क्रिएशन होता है इन कंपनीज में. सो ऐसी अपॉर्चुनिटीज हमें देखनी चाहिए जहां पे जो रिटर्न ऑन कैपिटल की ट्रेजेक्टरी है वो इंप्रूव हो रही है. एट द सेम टाइम मैं एक उदाहरण देता हूं आपको. एक काफी अच्छी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, हम होल्ड नहीं करते हैं इसे, इसके नाम है पीएसपी प्रोजेक्ट्स. पहले ये सिर्फ प्राइवेट सेक्टर को केटर करती थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में जब से इन्होंने B2G और या गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स की तरफ जाने लगे, तो इनका वर्किंग कैपिटल साइकिल खराब होने लगा, इनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड नीचे जाने लगा. सो अगर आप उन कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे तो आपका वेल्थ क्रिएशन होना मुमकिन नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टिंग में आपको ये देखना है कि अर्निंग्स ग्रोथ, कैश फ्लोस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिटर्न ऑन इंक्रीमेंटल कैपिटल एम्प्लॉयड किस दिशा में जा रहा है, तो हमें वहां पे फोकस करना है. दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट. ओके, तो कैपिटल गुड्स और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स में गौतम को लगता है कि अट्रैक्टिव है और यहाँ पे ट्रैजेक्टोरियल चेंज है, और कुछ नाम भी इन्होंने लिए हैं. जैसा कि वो कह रहे हैं कि उनकी तरफ से ये नाम लिए गए समझाने के लिए. आप अपने हिसाब से अपनी रिसर्च ज़रूर करें इसमें, रिकमेंडेशन समझने के लिए. आशीष सर, आपको क्या पसंद आ रहा है इस समय बाजार में? बहुत सस्ते में माल मिल रहा है, सेल लगी हुई है गणतंत्र दिवस की, 26 जनवरी की सेल चल रही है. देखिए, टोटल अगर आप मार्केट लेवल पे अगर देखें तो अभी हम लोग फर्स्ट कीजिएगा FY22 मोटा मोटी खत्म हो गया, 2 महीना बाकी है. FY22 निफ्टी EPS समझिए 750 के आसपास है, और उस पर हम लोग हैं 17,000 के आसपास. ये थोड़ा 20 के थोड़ा ऊपर हुआ. और अगर आप 1 ईयर फॉरवर्ड बात करते हैं तो 875 का स्ट्रीट का एस्टिमेट है, तो उसमें हम 18-19 के आसपास निकल के आएंगे. तो होलिस्टिकली हमने के शेप रिकवरी, रूरल अर्बन ये सब बात की है, लेकिन होलिस्टिकली कोई मार्केट बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है. ये पहली बात है. दूसरी बात, अगर आप देखते हैं तो काफी सारे बातें गौतम जी ने ऑलरेडी कर दी है. रिपीट नहीं करते हुए मैं ये कहूंगा कि जो बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, या इवन PSU में जैसे सबका डार्लिंग जैसे स्टेट बैंक है, तो इसमें लोगों को लगता है कि भैया इसमें क्या नई बात करनी, लेकिन क्या होता है हमारी कंट्री में क्रेडिट ऑफटेक अगर होता है तो उसको फुलफिल करने वाले कौन है, उसकी कमी है एक्चुअली. और ये जो बड़े बैंक्स हैं ये एक्चुअली लिटरली अपना बिजनेस चूज कर सकते हैं. थोड़े समय पहले आप इंडसइंड बैंक की बात कर रहे थे, तो पिछला जो एक्सपेंशन साइकिल हुआ, देखिए ये 2018 में IL&FS डिफॉल्ट हुआ, इसके बाद इनका कुछ नुकसान हुआ जो क्रेडिट क्राइसिस हुआ उसमें, लेकिन डिमोनेटाइजेशन से लेकर 2019-20 अगर आप देखते हैं तो सबसे ज्यादा ग्रोथ, वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोथ इंडसइंड बैंक में आपने को देखने को मिला. तो इससे पता क्या चलता है कि जब भी यहाँ पे क्रेडिट ऑफटेक होता है, वो क्रेडिट ऑफटेक पूरा कौन करेगा उसकी हमेशा कमी रहती है. घूम फिर के 4-5 लोग ही रहते हैं, और हर साइकिल में 3-4 छोटे बैंक आ जाते हैं, फिर कहीं न कहीं पे कुछ गलती हो जाती है और फिर उसमें नुकसान भी होता है. लेकिन जो बड़े बैंक्स हैं, इनके लिए तो लिटरली ऐसा अपॉर्चुनिटी है कि कौन मेरा कस्टमर बने उसको मैं चूज करूंगा और अपनी ग्रोथ रेट मैं तय करूंगा. सो यहाँ से प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और जो बड़े बैंक्स पे जैसे स्टेट बैंक है, इनके लिए तो लिटरली एक ब्लू स्काई वाला अपॉर्चुनिटी या मौका है. ये एक है. दूसरा, अगर ये करेक्शन में आप देखिए कैपिटल मार्केट्स के जितने भी है, जैसे समझो कि एक डार्लिंग स्टॉक था जैसे RTA है, कैम्स है फॉर एग्जांपल, ये भी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं केवल एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ कि कैपिटल मार्केट कंपनीज 3-6 महीने पहले काफी हॉट थी, और अभी भी ऐसा कोई इसमें कैपिटल मार्केट अडेप्शन में या कहीं कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है. एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है, एक हाथ का यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया जिसका मार्केट शेयर शायद खराब चल रहा है, बट पूरे सेक्टर का वो हाल नहीं है. तो कैपिटल मार्केट कंपनीज है, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है. थर्ड थिंग मैं ये बोलूंगा, ये शायद थोड़ा कंट्रोवर्शियल रहेगा, लेकिन जितने भी न्यू एज कंज्यूमर टेक फिनटेक कंपनीज जो लिस्ट हुई है, चलिए इनका प्राइवेट मार्केट में क्या वैल्यूएशन है, IPO किस लेवल पे आया, अभी का क्या भाव है, ये सब शायद कंट्रोवर्शियल है लोगों के लिए, लेकिन इस पे जरूर हमको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये जो सेक्टर है इसके अपने यहाँ के डायनामिक्स अलग है. US के टेक सेक्टर की वजह से
यहाँ की टेक कंपनीज का दाम 50% गिर जाए, ये मुझे एक्चुअली लॉजिकल नहीं लगता है, क्योंकि हमारी जो टैक्स सिस्टम है, देखिए यूएस का S&P 500 का 40% टैक्स सेक्टर है, हमारे यहाँ पे पिछले 15 साल से 15% टैक्स सेक्टर है, वो भी ITES है। ये न्यू एज टेक्नोलॉजी और डिजिटल कंपनीज और इंटरनेट सेक्टर तो हमारे इंडेक्स में है ही नहीं, और पूरे मार्केट में बेयरली 2% है। लेकिन रियलिटी क्या है कि हमारे सबके लाइफ एक्सपीरियंस में हर कोई डिजिटल इंटरफेस, हर कोई इंटरनेट बेस्ड कंपनी का रोल जो है वो एक्चुअली बढ़ते जा रहा है। तो आगे जाकर के ये मार्केट का और मार्केट कैप का हिस्सा बनेगा, ये तो पक्की बात है। कौन सा हमको चूज करना चाहिए, किस पे काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो हर इन्वेस्टर का अपना अपना देखने का है। लेकिन ये आजकल क्या हो रहा है कि जो मार्केट में गिरावट है उसको टेक पे, ये दो अलग अलग चीजें हैं, इसको टेक्नोलॉजी के ऊपर ब्लेम किया जा रहा है। वेरेज हमारा जो टेक सेक्टर है वो यूएस टेक सेक्टर से कतई कंपेरेबल नहीं है। तो ओपन माइंडेडली क्या हो रहा है उसको देखना चाहिए। और 2020-21 में इंडिया में जो डिजिटल पेनिट्रेशन है उसके क्या आंकड़े हैं, डिजिटल अडेप्शन क्या है उसके क्या आंकड़े हैं, और 4 या 5 साल के बाद आप देखिएगा उसके क्या आंकड़े होंगे। अगर मैं आपको 2016 में जियो आया उसके पहले अगर मैं आपको बोलता कि इस तरीके के डिजिटल अडेप्शन के ऐसे ऐसे आंकड़े आएंगे, 7 करोड़ NSE के डीमैट हो जाएंगे, तो कोई बिलीव नहीं करता 2016 में। तो 2025 का क्या सिनेरियो होगा वो भी आज भी कोई बिलीव नहीं कर पाएगा। तो इसमें ओपन माइंडेडली हमको देखना चाहिए, और यूएस के टेक सेक्टर से हमारे टेक सेक्टर को नहीं कंपेयर करना चाहिए। आशीष सर, 2 सवाल आपके जवाब से निकलते हैं, मेरे को संक्षेप में समझाइए। एक, आपने कहा कि प्राइवेट सेक्टर के टॉप बैंक्स बहुत बढ़िया है, नो डाउट उन्होंने आउट परफॉर्म किया है, लेकिन एक बैंक है जो पिछले 1 साल से वहीं खड़ा है, रादर हो 10-20-50 रुपये नीचे ही आ गया होगा, नाम आप जानते हैं, सभी लोग समझ रहे होंगे। तो एक मुझे ये बताइएगा कि वो मतलब अच्छा बैंक निफ्टी फंसी हुई है, वो जा ही नहीं पा रही ऊपर, पूरा दम लगा लिया निफ्टी में और सेंसेक्स में भारी उठा पटा, लेकिन बैंक निफ्टी एक तरीके से आप कहते हैं बहुत छोटे से रेंज में फंसा हुआ, और वो बैंक क्यों? दूसरा सवाल, जब आप ये कह रहे हैं कि फिनटेक जिनको जो आप पेटीएम कह लीजिए, फिनो पेमेंट बैंक कह लीजिए, पॉलिसी बाजार कह लीजिए, ये जिस वैल्यूएशन पे आए थे वहां से आधे हो गए, तो ये फेयर वैल्यू है ना? अब यहाँ पे थोड़े दिन टिकेंगे, कुछ अर्निंग दिखाएंगे तो आदमी आएगा ना। दोनों चीजों का मैं क्लैरिफिकेशन देता हूँ कि पहला जो है, देखिए हर प्राइवेट सेक्टर बैंक के लिए पोटेंशियल तो यहाँ से अगर इकोनॉमी टर्न अराउंड होती है, जैसे गौतम जी ने बताया कि क्रेडिट ऑफ टेक भी बढ़ता है, प्रोजेक्ट्स भी आते हैं, तो मौका तो हर एक के लिए है। आप जिस पे हिंट कर रहे हैं उसमें यह है कि मैनेजमेंट चेंज है, डिजिटल प्लेयर के तौर पे कितनी प्रेजेंस है ये डाउटफुल है, इस तरीके की चीजें। लेकिन जहां पे मैनेजमेंट इन प्लेस है, जहां पे डिजिटल अडेप्शन है, जिसको एक टेक्नोलॉजिकली सैवी बैंक माना जाता है, वहां पे तो आप डेफिनेटली इम्पैक्ट देख रहे हैं। तो ये मेरे को लगता है कि टेम्पररी है। दूसरी बात क्या है कि जैसा आपने बताया कि बहुत भारी मात्रा में FII सेलिंग हुई है, तो फाइनेंशियल सबसे बड़ा सेक्टर है, तो जो है पोर्टफोलियो में वही बिकेगा। अब जैसे गौतम जी ने बताया ICICI बैंक का एग्जांपल दिया, बहुत बढ़िया रिजल्ट आया, लेकिन मार्केट हेडविंडेड है तो नहीं चल पाया। तो काफी रीजंस है इसके। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट ये रहेगा अपने दर्शकों से कि केवल प्राइस एक्शन को देख करके अपना ओपिनियन मत बनाइएगा जी, क्योंकि डाइवर्जेंस हो सकता है। दूसरी बात जो आप बोल रहे थे, देखिए तो ये जो नए सेक्टर्स है, कुछ इसमें से कुछ कंपनी हमारे पोर्टफोलियो में है, कुछ कंपनी हमारे पोर्टफोलियो में नहीं है। तो प्लीज मेरा कतई ऐसा बोलने का मतलब नहीं है कि ये सारी की सारी कंपनियां अच्छी या सब लेना चाहिए। किसी का अगर बिजनेस मॉडल खतरे में है, जैसे पेमेंट्स का जो बिजनेस मॉडल है वो UPI के चलते काफी डिसरप्ट हो गया है, लेकिन वो सेम लॉजिक जो है, वो सेम लॉजिक शायद कंज्यूमर टेक, जो फिनटेक कंपनी या पेमेंट की टेक कंपनीज हैं, उसका जो चैलेंजेस है वो शायद कंज्यूमर टेक की कंपनीज को नहीं लागू पड़ता है। तो सबका अपना अपना, देखिए ये टेक कोई एक सेक्टर तो है नहीं, अलग अलग इंडस्ट्री में ये लोग टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने कि जो डिसरप्टर्स हैं वो भी डिसरप्ट हो सकते हैं और हो भी रहे हैं। अजय सर, इस सेल में, इस अट्रैक्शन में आपकी नज़र कहाँ है, जिस पे आप बिल्कुल नज़र बनाए बैठे हुए कि हाँ ये अब सही हो गया है, इसको लेना चाहिए? देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि उस बैठे हुए थे तो ये नहीं है कि उसमें नहीं है हम लोग। ऐसा तो नहीं कहूँगा कि हम इतने प्रेसिडेंट थे कि हमें सब पता था करेक्शन होगा, निकल गए और अब बैठे हैं।
और बिल्कुल भी नहीं आप खरीद रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है। लेकिन हम जो ज्यादा निवेश कर रहे हैं वो सेक्टर है जो ओपनिंग अप इकोनॉमी के सेक्टर हैं और लार्ज कंपनी है जिसका प्रमोटर बड़ा अच्छा है। जो बड़ा सिंपल हमारा टेस्ट है, प्रमोटर अच्छा नहीं है तो चाहे कंपनी जैसी मर्जी हो, आपने देख लीजिए एक जो कंपनी का जो का डिवीजन बिकी है उसका क्या किया है प्रमोटर ने कि अपना लोन लेके शेयर होल्डर्स का तो उन्होंने उनको घर भेज दिया अपने, ठीक है, लंगोट पहना के घर भेज दिया। करेक्ट। तो प्रमोटर को देखिए और उस हिसाब से हमारी तो बड़ी सिंपल है कि जो नॉन कंपनियां हैं वहीं पे रिटर्न आती है। हमारे ने देखिए सेफ्टी भी है, चाहे आप सेक्टर खुल रहे हैं, मल्टीप्लेक्स देख लीजिए, इंडियन मैरिजेस सबसे बड़ा कंजम्पशन सेक्टर है, तो उसके लिए जो भी कंपनियां आपको लगती हैं, चाहे ज्वेलरी कंपनी है, चाहे होटल कंपनीज हैं, चाहे वो हमारे पास में निवेश उसमें हमने किया है, वो सेक्टर पूरा एक हमारे पास गया है। उसके अलावा से जो एनवायरमेंट फ्रेंडली जो फ्लोरो केमिकल्स हैं, जो रेफ्रिजरेंट गैसेस की कंपनियां हैं जो नए रेफ्रिजरेंट गैसेस बना रही हैं, जो रिक्वायरमेंट है दुनिया में, मैंडेट है, उसमें हमारी इन्वेस्टमेंट है और उसमें और करते जा रहे हैं। बिकॉज वो तो लॉ है दुनिया में कि अब रेफ्रिजरेंट गैसेस नहीं बनेंगी, पुरानी वाली नहीं चल सकती हैं। तो 2 ही 3 कंपनियां हैं इंडिया के अंदर में जो आप निवेश कर सकते हैं, उसके अंदर में उनकी डिमांड बड़ी अच्छी है। ऊपर से विंड पावर की कंपनियां हैं जहां अभी चली भी नहीं है, अभी तो शुरू हुआ है इंडिया में विंड पावर की कंपनी है, उसमें हमने निवेश किया है। एक सेक्टर जो हम गए थे लास्ट ईयर उसमें था टेक्सटाइल, वो ठीक चला है, ज्यादा नहीं चला लेकिन ठीक चला है। अब एक नया सेक्टर हमने चुना है टी सेक्टर, जो बहुत शायद सुनने में भी नहीं आता है क्योंकि कंपनियां छोटी छोटी कंपनियां हैं, बट हमारा ये लगता है कि अब जो गवर्नमेंट का जो फोकस है नॉर्थ ईस्ट पे, कनेक्टिविटी पे, तो शायद जो टी कंपनी निगलेक्ट हो गई थी उनमें काफी अब इंटरेस्ट आने वाला है, या गवर्नमेंट का सपोर्ट आएगा। कुछ भी नहीं आएगा तो अगर आप रियल एस्टेट देखेंगे, उन कंपनी की 550 हेक्टेयर जमीन है और बहुत ही बढ़िया जमीन है जिसमें आप खरीदना चाहते हैं, मकान बनाएंगे, रिजॉर्ट बनाएंगे, उनकी वैल्यू क्या है, कंपनियों की 100 करोड़ रुपया वैल्यू है। तो एक टी सेक्टर को हमने आइडेंटिफाई किया, वहां अपना निवेश किया हमने कंपनियों में, और खास कमोडिटीज में कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग कमोडिटीज में, बिकॉज वहां पे भी ओवरहैंग इंडिया में प्रमोटर का ही थोड़ा बहुत ओवरहैंग है कंपनियों के ऊपर में, बट वैल्यूएशन देखेंगे अगर आप 4P 5P की दाम कितने भी गिर जाए, डेट अब खत्म कर चुकी है, चाहे कमोडिटी कंपनी, चाहे स्टील कंपनी और एल्यूमिनियम कंपनी, इन 3 को अगर मिला लेंगे तो हमारा 40% से ऊपर वेटेज इन 3 कंपनियों में है। बाकी हमारा वेटेज कंज्यूमर फेसिंग कंपनियों में है जो कि ओपनिंग अप के लिए शायद उनको फायदा होगा। और ओपनिंग अप में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट हमारा है लिकर कंपनीज में, बिकॉज वो जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की, जो दिल्ली ने राह दिखाई है पॉलिसी की कि आप उसको खोलिए, प्रीमियम बनाइए, उसको आप ड्राई डे को 3 रखिए। 21 ड्राई डे को क्या मतलब है आपका, आदमी को पीना थोड़ी रोकता है, लेकिन आपने 21 दिन ड्राई डे बना दिए हैं तो बिना बात पे। आई थिंक ये पॉलिसी अगर सब जगह आ गई तो इन कंपनियों आई थिंक का फ्यूचर बहुत बहुत बढ़िया होगा। बिल्कुल सर, आपने लास्ट वाली बात जो गई, मुस्कुराहट आ गई सबके चेहरे पे, बिल्कुल दिखाइए स्क्रीन पे क्योंकि वो स्टॉक्स जो है ना आउट परफॉर्म भी करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन बहुत अच्छे से समझाया जैसे हमने कि ओपनिंग अप थीम वाली जो कंपनीज हैं, अफसर नाम नहीं ले रहे, मैं कह सकता हूँ कि टाइटन जैसी जो बड़ी कंपनीज है, जो बड़े बिग प्लेयर्स हैं, एल्युमिनियम में बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, लिकर में बड़ी प्लेयर्स है, यूएसएल है, रेडिको, तमाम ऐसी कंपनीज है। रिकमेंडेशंस नहीं है ये, आप लोग रिसर्च करिएगा, इशारा आपको काफ़ी कर दिया गया। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स में किया गया है, न्यू एज टेक्नोलॉजीज़ में जहाँ पे वैल्यू है, जहाँ पे आगे फ्यूचर है, उनको आप ध्यान में रखिए। तो उम्मीद करते हैं कि काफ़ी कुछ आप समझ गए होंगे कि बाज़ार में हो क्या रहा है और आपको क्या करना है। तो आपको मैंने यहाँ तक पहुँचा दिया कि सेक्टर स्टॉक्स के कुछ नाम भी आपके सामने आ गए। अब बस आप थोड़ी सी अपनी पढ़ाई करिए, मेहनत करिए और गणतंत्र दिवस का भरपूर मजा लीजिए। और आपको बहुत शुभकामनाएं, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं रिपब्लिक डे की। घर से बाहर मत निकलिए, टीवी में देखिए, मास्क लगाए रखिए क्योंकि अभी भी खतरा टला नहीं है, सुरक्षित रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, देखते रहिए CNBC आवाज़।